हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। आपके टीचर बताते होंगे इसे, या फ्रेंड्स एलसीआर सर्किट 5 मार्क्स का आपको आता है, और या इसे हम इम्पीडेंस ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ओके, देखो इम्पीडेंस एलसीआर इसमें क्या मतलब है ना। देखो इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब क्या हुआ, देखो कुल रेजिस्टेंस लेकिन ऑफर्ड बाय द सर्किट, वो सर्किट के द्वारा ऑफर्ड होना हो, यानी कि पैदा होना चाहिए, इज कॉल्ड इम्पीडेंस। यानी कि अब सिंपल शब्दों में कहूँ, सर्किट के द्वारा कुल रेजिस्टेंस होता है जो हमारा, उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। और वो सर्किट में क्या क्या होना चाहिए, एल यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। उसके इस जो कंप्लीट सर्किट बनेगा इन सब से, उसी को हम बोल देते हैं एलसीआर सर्किट, और इसी के रेजिस्टेंस को बोल देते हैं हम इम्पीडेंस, और इसे डिनोट करते हैं जेड से। इसकी यूनिट होती है ओम। ओबियसली सी बात है गाइज, अगर रेजिस्टेंस है तो यूनिट ओम ही होगी, है ना। ओके जी, तो देखो पढ़ते हैं। देखो एक सर्किट बना देते हैं हम। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडक्टर है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा कैपेसिटर है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा रजिस्टर है। बताओ गाइस, क्लियर है बात यहाँ तक। और इसे हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक गाइस। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा 100%, और आप भी 100% करना समझने की। क्लियर है बात। देखो इंडक्टर को एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर को सी को, रेजिस्टेंस से आर से। ठीक है जी, ओके। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम आप जानते हो, मतलब जिसमें हम वोल्टेज और करंट को डिनोट कर देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उससे। देखो रेजिस्टेंस का केस पढ़ा था हमने, उस टॉपिक को याद करो जिसमें सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। उसमें क्या हुआ था, देखो उसमें हमारा जो ईएमएफ था ईएमएफ था, वो भी हमारा एक ही फेस में था, और करंट भी हमारा एक ही फेस में था। याद करिएगा, पढ़िएगा जब आपको और समझ में जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बात जानते हैं। जो बच्चे अगर नहीं हैं तो उसे देख लेना। अब उस टॉपिक को याद करिएगा जिसमें सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली या कैपेसिटर ओनली। उसमें क्या था, उसमें बताओ, उसमें हमारा करंट था, करंट था, वो लीड कर रहा था, वो लीड कर रहा था गाइस। बताओ और हमारा ये क्या है, बताओ गाइस, ये है हमारा ईएमएफ। ये हमारा वोल्टेज था। अब हमारा करंट यहाँ पर लैग कर रहा है, लीड कर रहा है। मैं कहूँगा यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, यानी कि आगे है 90 डिग्री, π/2 आगे है। कैसे है, क्योंकि देखो ईएमएफ हमारा नीचे है, करंट ऊपर है। अगर करंट ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है करंट आगे है, लीड कर रहा है π/2 से। बात समझ में आई। ओके जी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट है इंडक्टर के केस में। अब हमारा यहाँ पर एक बात बताओ, करंट लैग करेगा लीड करेगा, याद करिएगा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। उसमें बताओ बताओ उसमें हमारा करंट लैग करता है, यानी कि पीछे होता है, करंट पीछे होता है हमारा। ओके जी, कैसे पीछे होता है, देखो क्योंकि देखो करंट यहाँ पर नीचे है और हमारा वोल्टेज ऊपर है, तो अगर ये नीचे है तो इसका मतलब ये लैग कर रहा है। और एक बात और बताओ, यहाँ पर ये जो हमारा ये ईएमएफ था, ईएमएफ किसके लिए था, रेजिस्टेंस के लिए था, तो मैं यहाँ पर ई आर लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये ईएमएफ किसके लिए था, सी के लिए, तो मैं यहाँ पर ई सी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर ये ईएमएफ किसके लिए था, एल के लिए, तो मैं यहाँ पर ई एल लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात है यहाँ तक। अब मैं इन फेसर डाइग्राम को, तीनों फेसर डाइग्राम को एक कंप्लीट लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, देखो जो हमारा क्या है, ई आर है हमारा जो क्या, ईएमएफ, मैं सॉरी
वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। करंट की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि करंट तो हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, उसे हम लेकर भी क्या करेंगे, वो तो एक ही डायरेक्शन में आ गया। तीनों सर्किट और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए, तीनों के लिए एक आ गया। डिफरेंट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तो हमारा वोल्टेज है, तो वोल्टेज को डिनोट करेंगे। वोल्टेज को हम एक तरीके से कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले ईआर के लिए, ईआर के लिए कैसे है, ये हमारा ईआर था, ईआर था। अब ईसी यानी कैपेसिटर के लिए वो कैसे है, वो ऐसे है, ईसी ऐसे है। अब ये इंडक्टर के लिए वो हमारा ईएल ऐसे है। सिंपल सी बात समझ में आई है या नहीं आई बताओ गाइस। अब एक बात और बताओ मुझे, ये हमारा ईसी है, आपने ऐसे तो सुना है। देखो जैसे कि हम कभी भी ऐसे होता है तो हम इसे ऐसे भी लिख देते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर 10 है तो हम इसे इनवर्स में ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10-1। ऐसे यही हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे देखो, जो ईसी है, ईएल तो ऑलरेडी है हमारा यहाँ पर, ईएल ऑलरेडी है तो ईएल अब माइनस ईसी कर देंगे, क्योंकि माइनस में ले जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे। तो इसे सिंपल सी बात है, समझ में आई है। और ये क्या था हमारा, ये ईआर हमारा ऑलरेडी यहीं पर है, आपको समझ में आ जाएगा। इस हम आपसे वादा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार देखिएगा, फोकस मत टूटने दीजिएगा। अब एक बात बताओ, अब हम रिजल्टेंट बनाएंगे। रिजल्टेंट किसके लिए बना सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो हम ईएमएफ का ही रिजल्टेंट बनाएंगे यहाँ पर। क्या है, ई नॉट, क्योंकि ये पीक लेवल है, ई नॉट में लेंगे। और ये थीटा क्या है हमारा, ये हमारा फेज डिफरेंस फाई है, फाई से डिनोट करते हैं। बात क्लियर है। तो देखो रिजल्टेंट बनाएंगे, देखो अब इस वाली लाइन को, जो हमारी ई एल माइनस ई सी थी, वो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, ई एल माइनस के ई सी। यहाँ पर ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, क्लियर है। इस लाइन को यहाँ पर लेकर आ गए। बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? जो हमारा ई नॉट है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ओके जी। और इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से यहाँ तक है, और ई आर की वैल्यू भी हमारी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, क्लियर है बात, ओके जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो हमारा एक्स होता है इज द रेजिस्टेंस ऑफ एल, यानी कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसका रेजिस्टेंस होता है हमारा ये। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ जी, ओके जी। तो एक बात बताओ हमें, नॉट वी इक्वल टू आई आर, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ ये सब बात, और वी को ईएमएफ में भी लिख देते हैं, ये सब बातें मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ मुझे आप कि ई जो ईएमएफ है, अगर मैं आर के केस में ले रहा हूँ, आर यानी कि रेजिस्टेंस के केस में ले रहा हूँ, तो वहाँ पर ई नॉट हो जाएगा और आर हो जाएगा। सिर्फ ई नॉट, सॉरी आई नॉट तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि वो हम हमेशा पीक वैल्यू से ही किस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको बता रखी है, हैं? तो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही, रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही। ई आर को माइनस, सॉरी इक्वल टू ई नॉट इंटू आर मैं लिख सकता हूँ। ये बात आपसे आप सहमत हैं? बताओ, पच जाएगी ये बात आपको? ठीक है जी। तो ईसी यानी कि ईएमएफ कैपेसिटर की ईएमएफ, तो वहाँ पर करंट रहेगा आई नॉट तो पीक लेवल तो हम सबकी ले रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ जी, यहाँ पर एक बात सिर्फ थोड़ी सा पॉइंट है, बताओ कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ जी, एक्स सी होता है।
जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सिंपल है बात। ओके जी। तो अब ई एल, अब आप इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसे हम आई नॉट एक्स एल लिख सकते हैं। एक्स एल क्या है? एक्स एल हमारा क्या है बताओ जी? वो तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ओके जी, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अब मैं यहाँ पर देखो ये लिख रहा हूँ, ई आर ई सी और ई एल क्या है हमारा बताओ जी? आई नॉट आर है और ये हमारा आई नॉट एक्स सी है और ये एल है, तो ये होगा हमारा आई नॉट एक्स एल। सिंपल बात है। तो अब क्या करूँगा मैं? अब इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। तो देखिएगा पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि ये होता है हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बात से आप सहमत हैं? बचपन से पढ़कर आए हैं। तो देखो इसमें मैं कैसे लगाऊंगा। तो इसमें अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर कर्ण क्या है? हाइपोटेनस ई है। ओके जी, तो मैं यहाँ पर ई नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके जी। और परपेंडिकुलर क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ई एल माइनस ई सी है, ई एल माइनस के ई सी है और उसका स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ बच्चों। और प्लस बेस क्या है? बेस हमारा ई आर है, ई आर है ना, तो ई आर का स्क्वायर, ई आर का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ई आर का स्क्वायर। और इसका क्या होता है बाय गाइस? इसका रूट होता है। बताओ जी, कब होता है वो रूट? वो जब यहाँ पर स्क्वायर ना होगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बताओ जी। तो आगे बढ़ें जी। ई नॉट स्क्वायर को मैं यहाँ पर अंडर रूट में चढ़ा दूंगा, तो क्या बनेगा हमारा? ई एल माइनस के ई सी का स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर। क्लियर है बात गाइस? बताओ जी। तो देखो अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। हमने ये वैल्यू क्यों ली थी? ये वाली वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ होगा। कैसे होगा देखो गाइस, थोड़ा सा लेंथी बनेगी वीडियो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इट्स अ प्रॉमिस। ई एल, देखो ई एल की वैल्यू क्या है? ई एल की वैल्यू है हमारी आई नॉट एक्स एल, आई नॉट एक्स एल। ओके जी, आई नॉट एक्स एल। और ई सी की वैल्यू क्या है? आई नॉट एक्स सी, आई नॉट एक्स सी और इसका स्क्वायर। ओके जी। और ई आर की वैल्यू क्या है? आई नॉट आर, आई नॉट आर का स्क्वायर। और इस पे है रूट ऑलरेडी। और हमारा ई नॉट आसाम ऐसे का ऐसा ही चलते आ रहा है। बताओ जी, क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी। और इसे मान रहा हूँ मैं इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। क्लियर है बात गाइस? तो देखो अब मैं आई नॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, आई नॉट, क्योंकि इसके पूरे के होल स्क्वायर है, इसके पास भी होल स्क्वायर है, तो मैं आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ जी। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। और ये सब हमारा किस में है? ये सब हमारा है रूट के अंदर। ओके जी। और ई नॉट हमारा ऐसा का ऐसा ही चलता आ रहा है। और अब स्क्वायर से बाहर निकलेगा हमारा आई नॉट, तो किस में बदल जाएगा? इस पे स्क्वायर हट जाएगा, आई नॉट। और हमारा ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर प्लस
गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बनेगा फिर हमारा, फिर भी वही बनेगा, एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक जी? बताओ। अब स्टूडेंट्स v इजिकल टू आई आर मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। ओके, तो इसे हम ई नोट लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी आई नोट होगा, तो यहाँ पर भी आई नोट होगा। तो क्या दिखाता है हमें? हमें बताता है अगर कोई ये कंडीशन आ जाए तो भाई ये कंडीशन हमारी किसी रेजिस्टेंस के बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर आर लिख दूँ इसकी जगह, तो मैं आर तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये हमारा सभी किसका रेजिस्टेंस है? पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है, इन तीनों का ही एक रेजिस्टेंस है। उसे क्या बोलते हैं? उसे भली बात हम क्या जानते हैं? उसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसे डिनोट करते हैं जेड से। मुझे पता है आपको समझ में आ गया है, तो मैं यहाँ पर जेड लिख सकता हूँ। क्यों लिखा हूँ आप जानते हैं। ओके जी, क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी। एक्स एल माइनस के एक्स सी का स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, इसे इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 2। ओके जी, बहुत ही इजी है। अब आपका हो गया है कंप्लीट ये इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं। कौन सी थी हमारी 1? 1 हमारी ये थी और 2 हमारी ये है। ओके जी, तो एक बात बताओ मुझे, आप मुझे एक बात बताओ अब यहाँ पर कि ये देखो, अब हमारा जो हमारा एक्स एल माइनस एक्स सी है वो किसके बराबर आ गया है? वो आ गया है हमारा ई एल माइनस ई सी के। कंपेयर कर रहे हैं तो हम एक बात लिख सकते हैं, हम एक बात यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जो हमारे पहली वाली ये लाइन किसकी थी? यही ट्राइंगल बना रहे हैं, ये हमारे ई एल माइनस ई सी के। लेकिन जब हमने इसे कंपेयर किया तो हमारा किसके बराबर आ गया है? एक्स एल माइनस के एक्स सी के, एक्स एल माइनस के एक्स सी के। ओके जी, और जो हमारा ये क्या था? हमारा जो ईएमएफ था, और ईएमएफ ये वाला ईएमएफ ये किसके बराबर आ गया हमारा? ये बराबर आ गया है, या ई नोट बराबर आ गया है जेड के, यानी कि इम्पीडेंस के, जो कि हमारा ये आ गया है जेड के। ओके जी, क्लियर है बात यहाँ तक? और देखो अब आ गई है ई आर, जो ई आर है अब हमारा किसके बराबर आ गया है कंपेयर करने के बाद? आर स्क्वायर के बाद। और ई आर की वैल्यू ये थी हमारी, है ना? तो हम इसे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है बात? तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये लाइन हमारी एक्स एल माइनस एक्स सी को यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है बात यहाँ तक? बताओ जी, क्लियर है? क्लियर है जी। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, इसी को ही हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं गाइस, ट्राइंगल बोलते हैं। सिंपल है बात यहाँ तक? आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। तो देखो फेज डिफरेंस और निकाल देता हूँ मैं। फेज डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? फाई से, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला होता है टेन फाई। टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जी, बताओ। लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ इसी से देखेंगे हम, इसी से देखेंगे। ये हमारा फाई है। देखो लंब बटे आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, एक्स एल माइनस के एक्स सी, एक्स एल माइनस के एक्स सी। आधार क्या है? आधार हमारा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये है आर स्क्वायर। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पर आर ही लेंगे, आर ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम कंपेयर यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हम कंपेयर किसी कर रहे थे? हम कंपेयर कर रहे थे ई आर की। ई आर की जो वैल्यू थी हमारी, यहाँ पर ई आर थी ना कि ई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर ई आर स्क्वायर होती तो हम यहाँ पर भी आर स्क्वायर लेते, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम, ओनली कंपेयर। तो यहाँ पर भी आर आ गया। अब हम इसमें निकाल देते हैं, इसके लिए निकाल देते हैं
क्या निकाल देते हैं इसके लिए, फेज डिफरेंस। ओके जी, तो यहाँ पर लंब क्या है, ई एल माइनस ई सी है, ई एल माइनस ई सी है अपॉन आधार क्या है, ई आर। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ गाइस। ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो एक बात बताओ मुझे आप, यहाँ मैंने आपको पावर फैक्टर किया था, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos फाई होता है। बताओ होता है कि नहीं होता। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पर बताओ, बेस इसके लिए ले रहा हूँ मैं, बेस हमारा ये है आर, तो मैं आर, हाइपोटेनियस कर्ण यहाँ पर जेड है, तो ये हमारा क्या आ गया, पावर फैक्टर आ गया गाइस। क्लियर है बात यहाँ तक, बताओ जी। अब देखो, अब हम पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जेड की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखो, आर को हम यहीं पर रहने देंगे और एक्स एल माइनस एक्स सी को यहाँ बराबर के इस पार लेकर आ जाएंगे। निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। बताओ क्लियर थी ये बातें, इसीलिए पावर फैक्टर पहले कराना जरूरी था। समझ में आया ना गाइस, 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए आपकी। ओके जी, सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा।